नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। पहले आज के बाजार की बात करेंगे। आज मुनाफे का मंगलवार रहा। हालांकि बाजार में आज कारोबार उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन आखिरी में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी 46 अंक बढ़कर 14,684 पर और सेंसेक्स 42 अंक चढ़कर 49,201 पर क्लोज हुआ। आज के कारोबार में फार्मा, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में शानदार बढ़त रही। वहीं बैंकिंग और तेल गैस शेयरों पर दबाव देखने को मिला। आज निफ्टी के 50 शेयरों में 30 में तेजी रही और सेंसेक्स के 30 में से 17 और निफ्टी बैंक के 12 में से 7 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए हैं। आज के सेशन में मेटल स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम हम देख रहे थे। मिड कैप्स में काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी। हमारे साथ एम सिक्योरिटीज के आस्था जैन मौजूद है। क्विक चेक मार्केट का ले लेते हैं कल के लिए और उसके बाद आपके सवालों को करेंगे शामिल। आस्था, नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपके कमेंट्स कल के बाजार पर ही चाहिए। आज की क्लोजिंग को देखते हुए इंडेक्स वाइज आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे ऊपर और नीचे की तरफ? गुड इवनिंग दीपाली। सबसे पहले अगर मैं निफ्टी की यहाँ पे बात करूँ तो जिस तरह से चार्ट्स पे यहाँ एक फॉर्मेशन हो रही है, लगातार एक रेंज में ये कारोबार हो रहा है। 14,400 से लेके 14,900 और 14,900 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के निफ्टी के लिए निकल रहा है। उसके ऊपर जब तक सस्टेनेबल क्लोज निफ्टी नहीं देता है, कुछ दिनों तक बंद नहीं करता है, वापस से तेजी आएगी ऐसा लगता नहीं है। तो 14 जिन्होंने भी यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन ली हुई है उन्हें सलाह रहेगी कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे वेट करें। 14,400 का नीचे की तरफ एक बढ़िया स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नई पोजीशंस अभी ना लें। और 14,900 के ऊपर अगर निफ्टी यहाँ बंद करने में सफल होता है तो बिल्कुल नई पोजीशंस भी लेने के लिए निफ्टी यहाँ पे एक दिशा दिखाएगा। तो ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से 14,900 के इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान में रखते हुए पोजीशंस क्रिएट करें। हाल फिलहाल एक स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू की जा सकती है और स्टॉप लॉस रहेगा 14,400 का। ठीक है, तो 14,400 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और कल के लिए भी जो आउटलुक है वो पॉजिटिव ही है। चलिए अब सवालों को करते हैं शामिल और पहले कॉलर भी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। बातचीत करते हैं। देवेश सहगल हैं गुड़गांव से। देवेश जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। मैम गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल है कि स्कॉट 1340 पे 100 शेयर लिए हुए थे, इसको होल्ड करें या सेल कर दें? 1340 की बाएंगे स्कॉट्स में, 1222 पर बंद हुआ है। आस्था बताइए क्या करना है इनको? बेसिकली एस्कॉट्स की बात करें दीपाली तो लगभग 3 या 4 महीने की मैं बात करूं तो तकरीबन ये 1180 से लेके 1500 के बीच में ये दायरे में यहाँ पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है, इसलिए सलाह रहेगी कि एस्कॉट्स में अपनी पोजीशंस को यहाँ पे बनाए रखें। लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा 1140 का। 1140 के नीचे अगर बंद होता है तो एक मंदी हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकती है, इसीलिए इसी के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करें। आगे जाते हुए 1380 से लेके 1460 तक के बिस्तर हमें देखने को मिल सकते हैं, बट हाल फिलहाल में थोड़ी सी गिरावट हमें शॉर्ट टर्म में एक देखने को मिल सकती है, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कंटिन्यू करें। रमेश गुप्ता ने सवाल भेजा है दिल्ली से। अनुपम रसायन पर इनका सवाल है। 150 शेयर्स 555 के भाव पर इन्होंने अनुपम रसायन के खरीदे हुए हैं। बताइए आस्था क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? 555 की बाइंग प्राइस के हिसाब से इनके भाव के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। जी बिल्कुल, आईपीओ आया था और शायद इन्होंने आईपीओ में ही वहां पे लगाया था जहां इनको अलॉटमेंट भी हुए हैं। बेसिकली लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से मोमेंटम आया है, अपने आईपीओ प्राइस जो 555 की थी उसके ऊपर ये यहाँ पे बंद करने की चेष्टा कर रहा है और उसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इश्यू प्राइस के ऊपर इसने बंद किया तो एक बार थोड़ा सा रिटर्न ये देके जा सकता है। तो बिल्कुल मैं अनुपम रसायन में यहाँ पे बने रहने की सलाह दूंगी। जो पहले लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो 590 से 600 भी है, क्योंकि चार्ट्स अभी यहाँ पे फॉर्म नहीं हुए हैं, रिसेंट लिस्टिंग है, इसीलिए स्टॉप लॉस मैं यहाँ नहीं दे सकती हूँ। लेकिन 590 का टारगेट मैं यहाँ पे देना चाहूंगी अनुपम रसायन को। ठीक है, अगले कॉलर यूवी हमारे साथ लुधियाना से। इनफैक्ट उमेद सिंह है दिल्ली से। उमेद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे 2-3 सवाल है। हेलो पूछिए। 2 स्टॉक्स पे सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। मैडम एक बार ना 2,500 जस्ट डायल है 915 पे और एस्कॉट है 1,1300 पे और एक मैजिस्को है 15,075 रुपए पे। इनका लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए था मेरे को। मजेस्को में क्या बाइंग प्राइस बताया आपने? 73। बताइए आस्था। जस्ट डायल 865 की बाइंग है मजेस्को। दोनों ही स्टॉक्स में इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है। क्या सजेशन आप रेकमेंड करेंगे?
जी, सबसे पहले अगर मैजिस्को की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से 73 के आसपास इन्होंने खरीदा है। स्टॉक में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम ऐसा अभी नियर टर्म में देखने को मुझे लगता नहीं है, बट स्टिल अपसाइड में ये दिखा सकता है ऊपरी स्तरों पे लेवल्स। इसीलिए यहाँ पे मैं बने रहने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस रहेगा 66 के आसपास। गोइंग फॉरवर्ड जो टारगेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो इनकी कॉस्ट प्राइस है 73, वो तो हमें आते हुए नजर आएगी। इनफैक्ट 85 तक के लेवल्स हमें मैजिस्को में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल इनका जस्ट डायल पे था। जस्ट डायल की बात करें तो यहाँ पे भी मैं इनको बने रहने की सलाह दूंगी। जिस तरह से चार्ट्स की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, मेरे हिसाब से 780 का काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है, तो उसी को स्टॉप लॉस कंसिडर करते हुए यहाँ पे पोजीशंस को कंटिन्यू करें। 940 से लेके 1020 तक के भी स्तर हमें जस्ट डायल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ कॉल्स अब फेसबुक और ट्विटर से ले लेते हैं। पहले फेसबुक से एक सवाल ले लेते हैं। आदित्य शर्मा ने सवाल भेजा है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 65 की बाइंग है, व्यू लॉन्ग टर्म है, बताइए आस्था। जी बिल्कुल, यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से स्टॉक में यहाँ पे बने रहना ही काफी बेहतरीन रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ पे काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं आगे जाते हुए, और उसी वजह से यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। आगे जाते हुए जो लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, उसमें मैं इनको टारगेट देना चाहूंगी। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स रहेंगे 63 के आसपास के, तो उसी के यहाँ पे टारगेट्स को मानते हुए नेशनल फर्टिलाइजर्स को होल्ड करने की सलाह रहेगी। प्रतीक ने सवाल भेजा है ट्विटर पर, MTNL 10,000 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, 22 रुपए का बाइंग प्राइस है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इनको सजेशन चाहिए। MTNL में 22 इनका बाइंग प्राइस है। क्योंकि यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात की है, मेरे हिसाब से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये काउंटर यहाँ पे ठीक परफॉर्म कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। आगे जाते हुए जो लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, वो तकरीबन यहाँ पे 40 से 50 रुपए तक के भी एक लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए मैं MTNL में होल्ड करने की सलाह दूंगी। एक सवाल भेजा है शुभम गोयल ने ट्विटर पर ही, कोटक बैंक पर इनको व्यू चाहिए। आशा इन्होंने लेवल्स तो मेंशन नहीं किए, ना ही अपना बाइंग प्राइस इन्होंने बताया है, बट कोटक बैंक ओवरऑल कैसा लग रहा है आपको? फंडामेंटली तो काफी बढ़िया लगता है, लेकिन चार्ट्स की हम बात करें तो लगातार हमने गिरावट इस काउंटर में देखी थी। इनफैक्ट देखा जाए तो ये 10 मार्च को जो इसने हाई बनाया था 1998 का, उसके बाद एक तरफा यहाँ पे डाउनसाइड मोमेंटम आया था, बट क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, इसीलिए मैं इन्हें सलाह दूंगी कि लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हुए कोटक बैंक को यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा तकरीबन 1690 के आसपास का, क्योंकि वीकली चार्ट्स की भी बात करें तो 1700 पे डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रही है, जो दर्शाती है कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है, तो उसी का एक स्टॉप लॉस लगा ले 1690 का, और पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी। आगे जाते हुए वापस से 1950 से लेके 1990 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। दिनेश कुमार ने फेसबुक के जरिए एक सवाल भेजा है अदानी पावर पर, बहुत अच्छे लेवल पर इनकी एंट्री आस्था, 1700 शेयर्स है, 36 रुपए की बाइंग है, जानना चाहते हैं प्रॉफिट्स ले या पर होल्ड रखें? जी बिल्कुल, अदानी पावर की यहाँ पे हम बात करें तो जिस तरह से स्टॉक यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है, तेजी के ही तरफ संकेत हो रहे हैं, लेकिन काफी बढ़िया ये मुनाफे में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुनाफा वसूली करनी चाहिए। सारी पोजीशंस को यहाँ पे नहीं बुक करें, लेकिन 25% डेफिनेटली यहाँ पे बुक करिए, और जो रिमेनिंग यहाँ पे होल्ड करेंगे वो भी 80 का स्टॉप लॉस लगा के रिमेनिंग पोजीशंस को होल्ड करिए। आगे जाते हुए वापस से हमें 110 से लेके 115 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, बट हल्की मुनाफा वसूली करने की सलाह भी रही। युवराज कदम ने ट्विटर पर एक सवाल भेजा है, हिमाद्री स्पेशलिटी पर 8000 शेयर्स हैं, 47 रुपए की बाइंग है, व्यू इनका लॉन्ग टर्म है। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पे हिमाद्री स्पेशलिटी की बात करें दीपाली, एक बार वापस से मैं इनकी कॉस्ट प्राइस जानना चाहूंगी। 47 इनका बाइंग प्राइस है आस्था, लॉन्ग टर्म व्यू है हिमाद्री स्पेशलिटी में। जी बिल्कुल, 47 यहाँ पे बाइंग प्राइस है, और मेरे हिसाब से 44.60 के आसपास का ही क्लोज हुआ है, तो बाइंग प्राइस के तो ये आसपास ही यहाँ पे खड़े हुए हैं, बट स्टिल होल्ड करने की सलाह रहेगी। 38 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी, और पहले जो लेवल टारगेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, वो तकरीबन 56 रुपए तक के इनिशियल टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। अतुल पटेल ने एक सवाल भेजा है, अदानी पोर्ट्स पर 758 की बाइंग है, व्यू इनका मीडियम टर्म का है, और काफी शानदार मूव था आज इस स्टॉक में, तो इनकी पोजीशन भी मुनाफे में ही है। क्या करना है इनको अदानी पोर्ट्स में अब 758 के बाइंग के हिसाब से?
क्योंकि यहाँ पे व्यू मीडियम टर्म है और इनकी बाइंग जो है वो 750 के 8 के आसपास की है। आज भी काफी बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ था। मेरे हिसाब से तो अभी भी यहाँ पे तेजी जारी रह सकती है, होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, लेकिन एक स्ट्रेच स्टॉप लॉस जरूर अपनी पोजीशन पे रख लें। स्टॉप लॉस जो इनकी बाइंग प्राइस है 758 के आसपास की, उसी को होल्ड करते हुए चले। आगे जाते हुए हमें वापस से यहाँ पे 900 से लेके 950 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहने की सलाह रहेगी कॉस्ट प्राइस के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक पर आपका एक व्यू चाहिए। केम ने एक सवाल भेजा है, 40 रुपए के भाव पर 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए आईडीबीआई बैंक के, क्या सजेशन है? जी बिल्कुल, आईडीबीआई बैंक की बात करें दीपाली, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये यहाँ पे दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। दायरा जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 35 से लेके 40 के बीच में ही मिलेगा, तो अभी इन्हें थोड़ा यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। होल्ड करने की सलाह है 33 के स्टॉप लॉस के साथ। 40 के इनिशियल टारगेट्स के लिए अगर वो 40 के ऊपर बंद होता है आईडीबीआई बैंक, तो 44 तक के भी लेवल्स हमें आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। अच्छा, फिलिप्स कार्बन पर एक राय दीजिए। एक सवाल तो फिलिप्स कार्बन पर हमें फेसबुक पे मिला है कुणाल भटनागर का, इनकी 201 की बाइंग है, और एक सवाल हमें मिला है ट्विटर पर स्वप्निल का पुणे से, इनकी बाइंग है 231 की, 150 शेयर्स है। तो दो व्यूअर्स का सवाल है फिलिप्स कार्बन पर, एक की बाइंग 231 की है, दूसरे की खरीदारी है 201 रुपए की। क्या सजेशन दोनों के लिए? फिलिप्स कार्बन की यहाँ पे बात करें तो जिस तरह से आज थोड़ी सी यहाँ पे तेजी हमने देखी थी, स्टॉक एक यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, और जो रेंज यहाँ पे बनी हुई है कंसोलिडेशन की वो तकरीबन 175 से लेके 202 के बीच में ही है। आज की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ऊपर के यहाँ पे मोमेंटम दिखाया है, 203 के आसपास का क्लोज दिया है, मेरे हिसाब से तेजी आगे जारी रह सकती है। जिनकी 231 की बाइंग है उन्हें बिल्कुल सलाह रहेगी कि होल्ड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे 180 के आसपास का लगा ले, और जिनकी 201 की बाइंग है उन्हें भी सलाह रहेगी कि 180 के ही स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। इनिशियल टारगेट्स जो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, वो 220 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक और स्टॉक है जिस पर ढेर सारे सवाल मिल रहे हैं, इनफैक्ट सबसे ज्यादा बजिंग अदानी ग्रुप ही है, तो काफी क्वेरीज उस स्टॉक पर आ रही है। नवनीत शर्मा ने ट्विटर पर सवाल भेजा है, अदानी टोटल गैस पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है, 710 की इनकी बाइंग है। इसके अलावा अदानी गैस पर संकेत ने भी एक सवाल भेजा है, इन्होंने भी काफी अच्छे लेवल पर एंट्री ली है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में 363 इनका बाइंग प्राइस है अदानी गैस में। तो बताइए क्या करना है इनको, क्योंकि 2-3 व्यूअर्स हैं जो कि स्टॉक पर राय लेना चाहते हैं। एक दिनेश कुमार ने भेजा, इनकी 565 की बाइंग है, तो 350, 550 और 750 अराउंड की बाइंग के 3 क्वेरीज हैं, तीनों ही पोजीशंस मुनाफे में है। क्या सजेशन है? जी बिल्कुल, अदानी टोटल गैस की यहाँ पे अगर हम बात करें, मेरे हिसाब से तो बढ़िया काउंटर ये लगता है, और यहाँ पे मैं अभी भी होल्ड करने की सलाह दूंगी, क्योंकि काफी बढ़िया तेजी ये दिखा चुका है। लेकिन जिस तरह से चार्ट्स में यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है दीपाली, मुझे ऐसा लगता है आगे जाते हुए ऊपरी स्तरों पे जो हमें लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 1350 तक के भी स्तर ये दिखा सकता है काउंटर। तो सभी को यहाँ पे सलाह रहेगी कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं तो यहाँ पे होल्ड करिए, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव भी रखते हैं तो मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, क्योंकि निचले स्तरों पर सबकी बाइंग है, तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे 880 के आसपास का सजेस्ट करूंगी। मेरे हिसाब से जो तीनों व्यूअर्स हैं उनका उसी के ऊपर की उसके नीचे की खरीद है, तो 880 का स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होगा, तो सब मुनाफे में रहेंगे। तो 880 के स्टॉप लॉस के साथ 1350 के लक्ष्य के लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी अदानी टोटल गैस को। आशा प्रतीक पांडे ने एक सवाल भेजा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनका। विप्रो, सन फार्मा, आईओसी और कोल इंडिया, ये 4 स्टॉक्स हैं इनके पास, जिसमें ये हर महीने 5000 रुपए डालते हैं। 5000 रुपए की एसआईपी इन स्टॉक्स में इन्होंने की हुई है पिछले 6 महीने से, और अगले 10-15 साल तक ये अपनी इस एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इनको स्टॉप लॉस टारगेट नहीं चाहिए, सिर्फ ये जानना है कि विप्रो, सन फार्मा, आईओसी और कोल इंडिया की लॉन्ग टर्म एसआईपी के हिसाब से बेहतर स्टॉक्स हैं या कोई चेंज करने की जरूरत है? आईटी सेक्टर में विप्रो डेफिनेटली ये बढ़िया लगता है, तो यहाँ पे तो मैं चेंज करने की सलाह नहीं दूंगी। कोल इंडिया और जिस तरह से आईओसी बोला है, तो क्योंकि थोड़ा वहां पे जो मुनाफा है या जो तेजी आती है वो इतनी स्पीड जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, तो वहां चाहे तो थोड़ा सा ये शिफ्ट कर सकते हैं। और मुझे आईटी काफी बढ़िया लगता है। इनफैक्ट जो यहाँ के Q4 के यहाँ पे रिजल्ट आएंगे और फुल ईयर FY21 के जो रिजल्ट आएंगे, मेरे को लगता है काफी सरप्राइज करेंगे अपसाइड पे। तो चाहे तो आईओसी और जो दूसरा काउंटर है कोल इंडिया, वहां से थोड़ा सा शिफ्ट करके आईटी सेक्टर में ही यहाँ पे L&T, इन्फोटेक और इन्फोसिस इनको ऐड करें, और बाकी दोनों सन फार्मा और विप्रो तो मुझे बढ़िया लगते हैं, तो उनमें पोजीशंस कंटिन्यू रखें।
एक कॉलर है इस बीच, स्वराली है हमारे साथ नासिक से। स्वराली नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मुझे ये पूछना था, मैंने BEML का शेयर खरीदा था जब उसकी प्राइस थी 1397। तो मुझे ये जानना है कि मतलब मुझे कुछ लॉस होगा, मैं होल्ड करूं क्या करूं? 1397 की बाइंग आपकी BEML में 100 स्टॉक्स आपने लिए हुए हैं। पूछ लेते हैं आस्था से। आस्था, देखिए थोड़ा नीचे तो आया है ये स्टॉक, ऑलमोस्ट 140 रुपए नीचे इनके बाइंग प्राइस से। बने रहना है स्टॉक में या कोई चेंज करने की जरूरत है? चेंज करने जैसा तो नहीं लगता है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे बने रहने की ही सलाह दूंगी इस काउंटर पे। ऑल्दो इनके लेवल से तो अभी भी नीचे हैं, बट इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और कर ले और एक स्टॉप लॉस लगा ले BEML में तकरीबन 1150 के आसपास का। और जो इनकी बाइंग प्राइस है मेरे हिसाब से 1390 के ऊपर की, वो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह देंगे। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं अंबुजा सीमेंट पर। गुप्ता जी ने इनफैक्ट ट्विटर पर सवाल भेजा है। ये 300 रुपए की बाइंग है, क्वांटिटी काफी ह्यूज है इनके पास, 10,000 शेयर्स इन्होंने लिखा है कि इनके पास हैं अंबुजा सीमेंट के। तो उस हिसाब से तो काफी बड़ी होल्डिंग हुई इनकी। इनके भाव से 5 रुपए ऊपर स्टॉक, क्या करें भी? बेसिकली जो चार्ट्स में यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है, प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे तेजी का ही बना हुआ है। और जब तक प्राइमरी ट्रेंड चेंज नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई घबराने की बात है। तो अंबुजा सीमेंट में बिल्कुल यहाँ पे बने रहें। और जिस तरह से अभी सिक्लिकल स्टॉक्स काफी बढ़िया लगते हैं मेरे को दीपाली, और उसमें सीमेंट सेक्टर पे मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ, तो वो भी एक कारण है कि मैं इनको यहाँ पे बने रहने की ही सलाह दे रही हूँ। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा देना चाहूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। सो स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 260 का, इतना बड़ा नहीं लगा सकते तो 280 का जरूर लगा लें और अपनी पोजीशन में यहाँ पे बने रहें। आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे जो स्तर देखने को मिलेंगे वो 350 तक के भी लेवल्स लॉन्ग टर्म के लिए भी अंबुजा सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होल्ड करने की सलाह रहेगी 260 के स्टॉप लॉस के साथ 330 से 350 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस स्टॉक में। चलिए अब बात करेंगे CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल कमिटमेंट की। अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारी आपको सही तरीके से निभानी चाहिए। एक निवेशक वही है जिसको ये जानना जरूरी होता है कि उसकी क्या कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट है और उन्हें पूरा करने की चेष्टा होनी चाहिए, नहीं तो भारी जुर्माना आपको लग सकता है। आस्था पे क्विक कमेंट्स इस पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से जो भी कमिटमेंट है और अगर हमने यहाँ पे थोड़ी सी भी ढिलाई बरती, थोड़ी सी भी डिलेज किए तो उसका हमें यहाँ पे खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से अपनी सभी कमिटमेंट्स को यहाँ पे ध्यान रखिए और टाइमली उनको फुलफिल करने की कोशिश करिए, तो काफी ज्यादा यहाँ पे फायदा रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए सजेशन है और अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स आपको ज़रूर निभानी चाहिए। इस बीच एक अपडेट आपको दे देते हैं। मैक्स लाइफ का जो बोर्ड है वो रिकास्ट किया गया है और इससे मैक्स लाइफ का जो को प्रमोटर है वो एक्सिस बैंक बना है। काफ़ी समय पहले ये डील हुई थी और अब जो एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी होगी वो लगभग 13% के आसपास रहेगी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। और मैक्स लाइफ की आज बोर्ड मीट भी थी इस एक्सिस नॉमिनीज को रिकास्ट करने के लिए और उसी के मद्देनजर ये डेवलपमेंट हुई है। और एक्सिस एंटिटीज के पास अब ये राइट होगा कि वो 7% और स्टेक ले सके मैक्स लाइफ में। ये स्टेटमेंट एक्सिस बैंक की ओर से आता हुआ दिखा है। तो अब एक्सिस बैंक जो है वो को प्रमोटर हो गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि जो एक्विजिशन था 13% का वो कंप्लीट हुआ है और उसी के मद्देनजर ये डिटेल्स आते हुए। आस्था, आपके कमेंट्स एक्सिस बैंक और मैक्स दोनों पर? देखिए, जिस तरह से बैंक का इंश्योरेंस जो रहता है तो उसका काफी बढ़िया यहाँ पे देखा जाए तो मैक्स के साथ जुड़ने से मेरे को लगता है कि जो एक्सिस बैंक वहाँ पे लैग कर रहा था तो उसे वहाँ का बढ़िया एक क्लाइंट बेस यहाँ पे मिलेगा और एक्सिस बैंक भी यहाँ पे इंश्योरेंस स्पेस में जो कि काफी प्रॉमिसिंग लगता है आने वाले टाइम में, उसमें ये एक तरह से अच्छा यहाँ पे अपना प्रदर्शन दिखा सकता है इस डील के चलते। तो काफी बेहतरीन डील है। लेकिन जिस तरह से चार्ट्स पे अभी एक्सिस बैंक की यहाँ पे जो पोजिशन बनी हुई है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे इनिशियल लेवल पे हमें एक यहाँ पे गिरावट और हमें देखने को मिल सकती है। और कोई भी गिरावट हो तो बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है। तो अभी तो मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगी। जिन्होंने लिया हुआ है एक्सिस बैंक को 560 के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करे, जिन्होंने नहीं लिया है वो थोड़ा सा डिप्स का वेट करे, यही सलाह रहेगी एक्सिस बैंक में।
ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को शामिल करेंगे ट्विटर और फेसबुक की ही। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था जैन है हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। संतोष है दिल्ली से। संतोष जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। मैम मैंने जो है अदानी गैस लिया हुआ है 750 रुपए के प्राइस पे। मेरे पास 20 शेयर हैं और मेरा जो प्लानिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 years का है। तो आई वांट टू नो व्हाट शुड आई डू विद दिस। ठीक है, अदानी गैस 750 की बाइंग है, मुनाफे में पोजीशन। आस्था क्या करना है? जी, जैसे कि हमने पहले भी यहाँ पे एड्रेस किया था 2-3 व्यूअर्स की क्वेरी को रिगार्डिंग अदानी गैस, तो ये जो स्टैंड है मैं बिल्कुल कंटिन्यू रखती हूँ अपने स्टैंड पे कि 880 का स्टॉप लॉस लगा लें और अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रखें। आगे जाते हुए यहाँ पे 1350 तक किस तरह में देखने को मिल सकते हैं और 2-3 समय की इनकी जो यहाँ पे एक चेष्टा है कि ये रखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से भी और बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे। बट ये जो टारगेट्स हैं 1350 के, ये पहले टारगेट्स में देना चाहूंगी। होल्ड करने की सलाह है, तो इस पे बने रहें। ठीक है, कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं और ट्विटर पर हमें कांस्टेंट सवाल मिल रहे हैं। और जो अगला सवाल आया है, विशाल चावला ने सवाल भेजा है, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स पर 80 रुपीज की बाइंग है, 9600 शेयर्स हैं, बताइए। जी, यहाँ पे अगर मैंगलोर केमिकल की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे होल्ड करना ही ठीक रहेगा। तो अभी तो अपनी पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू करें। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे 15 से लेके 18% तक का एक अपसाइड देखने को मिले, तो बने रहने की सलाह रही। यदवेंद्र प्रताप सिंह ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर ही, दीपक नाइट्राइट 925 की बाइंग है, हैप्पीएस्ट माइंड 350 की बाइंग है, 10 साल तक रख सकते हैं दोनों ही शेयर्स, बताइए। जी बिल्कुल, हैप्पीएस्ट माइंड जिस तरह से मैं यहाँ पे आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा बुलिश हूँ, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। दोनों ही स्टॉक्स काफी बढ़िया हैं। इनफैक्ट टेक्निकली या फिर फंडामेंटली भी बात करें तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है दीपक नाइट्राइट भी। तो मैं दीपक नाइट्राइट को भी यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी। आगे जाते हुए हमें 1900 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, प्रमोद है हमारे साथ एक कॉलर नागपुर से। प्रमोद जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं टनला प्लेटफॉर्म का 1 महीना पहले 945 के रेट से बाय किया हूँ 100 शेयर्स। हेलो, ओके। तो मैं पूछना चाहूँगा कि मैं ऐसा तानला प्लेटफॉर्म्स के आपके पास 100 पूछ लेते हैं। 945 की बाइंग है आस्था, 911 पर ट्रेड हो रहा है, जानना चाहते हैं होल्ड करें या कोई स्ट्रैटेजी बदलें, क्या सजेशन आपका? बेसिकली तन्ना सॉल्यूशंस की यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल होल्ड ही करेंगे, क्योंकि इनफैक्ट जो चार्ट्स पे फॉर्मेशन हुई है लगातार हायर हाई हायर लोज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो संकेत करते हैं कि और तेजी यहाँ पे बन सकती है। और इनफैक्ट जो इनकी कॉस्ट प्राइस है वो भी काफी ज्यादा ऊपर है नहीं, इसलिए हर तरीके से ये स्टॉक होल्ड करने का ही लगता है। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए तकरीबन 780 का, और इसमें जो टारगेट रख सकते हैं वो 1020 का रख सकते हैं। बने रहने की सलाह रही। होल्ड करने की सलाह है 1020 के टारगेट्स के लिए। चलिए फिलहाल सवाल इतने करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से आस्था? आज जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारा पीएमएस जो हम चलाते हैं 3 पीएमएस, उनकी होल्डिंग में से इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद। तो शुक्रिया आस्था आपका शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। और इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। लेकिन खबरों को लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।